अच्छे होंगे। तो जैसे कि बच्चों, हम अभिव्यक्ति और माध्यम बुक से हम संचार के अर्थ जाना था कि संचार किसे कहते हैं, संचार के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो हमने कल ये बताया था कि संचार का जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो होता है और लास्ट क्या होता है, जनसंचार। ठीक है, जनसंचार का अर्थ क्या होता है? जन मतलब जनता, संचार मतलब उन तक उनकी बातचीत को पहुंचाना, संदेश को पहुंचाना। तो जन संचार का मतलब लोगों के को आपसी जो विचार होते हैं उसका आदान प्रदान करना। तो इसका हम सामान्य अर्थ ये भी ले सकते हैं कि लोगों के आपस में विचार, सूचनाओं या जानकारी, भावनाओं का संकेतों द्वारा आदान प्रदान से है। ठीक है, तो इसका ये जो जनसंचार का जो शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से हुई है, जिसका अर्थ होता है किसी बात या विषय पर या किसी बात या विषय को सबके साथ साझा करना। ठीक है, मतलब क्या है, साझा मतलब शेयर करना। फिर है, जबकि कम्युनिकेशन अथवा संचार का जो सामान्य अर्थ होता है वो ऐसी प्रक्रिया से है, ऐसे प्रोसीजर से है जिसके द्वारा किसी भाव और विचार को दूसरों तक पहुंचाया जाता है। जैसे कि कल हमने किया था कि अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरों तक कैसे पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों आज का जो युग है, अब जो आज का ये जमाना चल रहा है, तो वो क्या है, जनसंचार का बहुत ही महत्व है। यानी कि ये जो युग है, ये क्या है, जनसंचार ही है। अब उल्लेखनीय है कि जब हम किसी भावना या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाती हैं या यह प्रक्रिया जो होती है वो सामूहिक रूप में होती है, सामूहिक मतलब समूह के अंदर होती है, तो यही जनसंचार कहलाता है। जनसंचार मतलब जनता के बीच में जो विचार होते हैं उनको साझा करना। फिर है, मनुष्य ने समाज की प्रारंभिक मतलब शुरुआत में जनसंचार के जो तौर तरीके थे, चीखना, चिल्लाना, संकेत, मुद्राएं आदि से लेकर वर्तमान तक स्वयं को अत्यधिक प्रस्तुत किया है। यानी कि पहले जो युग था, ठीक है, जो प्रारंभिक शुरुआत थी उसमें क्या होता था कि हमारे संचार के यानी कि अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का जो एक जरिया होता था वो क्या होता था, या तो हम लिखकर उनको पहुंचाते थे और उसमें काफी दिन लग जाते थे। ठीक है, लेकिन आज क्या है, जनसंचार का युग है। इसके बिना मानव के विकास की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि जो आज अगर हम मास मीडिया या नेट जो है, ये इंटरनेट वगैरह, इसकी वजह से ही आज हमने क्या है इतनी प्रोग्रेस कर ली है। इसके बिना तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम जो है अपने जीवन में और प्रोग्रेस कर सकते हैं या नहीं। फिर है, इसका जो जनसंचार की विशेषताएं क्या हैं। पहले हमने इसके अर्थ को जाना कि इसका अर्थ क्या है, एक समूह के बीच में मतलब जनता के साथ अपने विचारों को साझा करना और उनके विचारों को समझना। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी विशेषताएं कि इसकी विशेषताएं कैसी हैं। विशेषताएं तो इसमें क्या है, जो जनसंचार प्रक्रिया की यानी कि जो इसका प्रोसीजर होता है उसमें विशाल क्षेत्र में बिखरे हुए प्रापक मतलब प्राप्तकर्ता जो रिसीव करता है तक शीघ्रता से संपर्क हो जाता है। मतलब आज अगर हम बात करें तो हम अपना काम जो है मिनटों में ही कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने अभी बताया कि इंटरनेट बहुत बड़ा जो ये सहारा है अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। ये क्या है कि जनसंचार प्रक्रिया में जो विशाल क्षेत्र होते हैं, फील्ड होती हैं, उसमें बिखरे हुए मतलब कोई प्रापक कहाँ पर है, कोई प्रापक कहाँ पर है, यानी कि प्राप्तकर्ता कहाँ कहाँ पर है, उनसे क्या है शीघ्रता से यानी कि बहुत जल्दी क्या है उससे संपर्क हो जाता है। बिखरे हुए प्रापकों से तात्पर्य ये है कि प्रापक एक स्थान पर सीमित नहीं होते। मतलब हम ये कहते कि प्राप्तकर्ता जो है वो एक ही जगह पर इकट्ठे हैं, तो एक जगह पर तो वो इकट्ठे नहीं है,
अब कोई संदेश किसी को भेजना है, कोई संदेश किसी को भेजना है, तो प्रापक क्या है, प्राप्तकर्ता जो है वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो इनसे भी क्या है, हम शीघ्रता से उनके साथ संपर्क हो जाता है। या हम यूं भी कह सकते हैं, जैसे अब हमने क्या है, एक जैसे हमारा ये गूगल मीट है, ठीक है, हम गूगल मीट करती हैं। अब क्या है, कोई बच्चा कहाँ पर है, कोई बच्चा कहाँ पर है, ठीक है, सब बच्चे अलग अलग होते हैं, लेकिन क्या है, टीचर जो है, प्रिंसिपल मैम जो है, या स्कूल वाले क्या है, वो शीघ्रता से आपसे संपर्क कर लेते हैं। तो वो कैसे संपर्क कर लेते हैं, वो इन्हीं वजह से संपर्क कर पाते हैं आपसे, इंटरनेट की वजह से जो है वो आपसे संपर्क कर पाते हैं। तो कहते हैं बिखरे हुए प्रापकों से तात्पर्य है कि प्रापक एक स्थान पर सीमित नहीं होते, बल्कि दूर दूर तक फैले होते हैं। प्रापकों की पृष्ठभूमि अलग अलग होती है। अब जनसंचार किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष के लिए कार्य नहीं करता। ठीक है, जनसंचार द्वारा प्रेषित सूचना समस्त जनता के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध होता है। अगर हम मैं ये कह दूं कि नहीं, ये जो काम है वो इसके लिए है, ये काम इसके लिए नहीं, जनसंचार क्या करता है, वो एक ही तरह का काम सबके लिए करता है, अलग अलग वो किसी के लिए काम नहीं करता, बल्कि सभी के लिए एक जैसा ही वो रहता है। फिर है कि जनसंचार की जो प्रक्रिया होती है वो सुस्पष्ट होती है, मतलब सीधी होती है, और उसका ढांचा भी स्पष्ट होता है, कहीं पर कोई दिखावा नहीं होता, ठीक है, कोई नकलीपन नहीं होता। उनका ढांचा जो होता है वो स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, सभी को समझ में आने वाला होता है। फिर ये जो प्रतिपुष्टि होती है, ठीक है, ये जनसंचार प्रक्रिया को प्रभावी बनाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था फीडबैक के बारे में। तो ये वही बात कर रही है कि जनसंचार के प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। फीडबैक जो होता है बेटा, ये क्या है, किसी भी प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। मान लो अब मैंने आपको वीडियो भेज दी, आपने देख ली, अब जब तक मैं पूछूंगी नहीं, फीडबैक नहीं लूंगी कि बेटा आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया, तब तक क्या है, हमारा काम जो है वो अधूरा रह जाता है। इसीलिए हम लाइव क्लास लेते हैं, ठीक है, ताकि आपसे जो है आपका पता भी लग जाए। हम फोन भी करते हैं आप लोगों के घर पे कि बच्चे ने काम किया या नहीं किया, बच्चे को कुछ समझ में आया या नहीं आया। तो ये यही फीडबैक होता है, और ये हमारे जो काम को और भी प्रभावी बना देते हैं। फीडबैक जो है वो जो है एक इफेक्ट डालता है हमारे काम पर। ठीक है, तो जनसंचार माध्यम से मिली सूचनाओं पर प्रापक की क्या प्रतिक्रिया है, सूचनाओं पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है आदि की जानकारी प्रतिपुष्टि के द्वारा की जाती है। यानी कि फीडबैक के जरिए हमें क्या है, प्रापक की उसके विचारों को समझने के लिए फीडबैक लेना बहुत जरूरी होता है। फिर है कि जनसंचार में संदेश चूंकि मिश्रित जनसमूह को लक्ष्य करके भेजा जाता है। मिश्रित मतलब मिला जुला जो होता है, ठीक है, तो कहते हैं जनसंचार में संदेश जो होता है वो एक के लिए नहीं होता, मिश्रित होता है, मतलब मिला जुला होता है। ठीक है, और जन समूह की जो स्थितियां होती हैं और रुचियां होती है वो विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, यानी कि जो उनके इंटरेस्ट होते हैं, उनकी सिचुएशन होती है वो डिफरेंट होती है। अतः संचार की विषय वस्तु का चुनाव और विवेचन करना अत्यंत कठिन कार्य है। इसी कारण जनसंचार की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें व्यक्ति जो होता है उस संदेश का चयन करता है, चुनाव करता है, जो उसकी मान्यताओं और उसकी विशेषताओं के अनुकूल होता है। अनुकूल मतलब अपने हिसाब से, प्रतिकूल मतलब इसके विपरीत में। ठीक है, फिर है इसकी एक विशेषता और है कि जनसंचार के विकास ने भूगोलिक और समाज की सीमाओं को भी तोड़ दिया है। जनसंचार के कारण ही आज वैश्विक गांव यानी कि ग्लोबल विलेज की परिकल्पना जो है वो साकार हो रही है। जनसंचार एक प्रहरी और द्वारपाल की भांति सजग होकर समाज की प्रत्येक गतिविधि पर ध्यान देता है, निगाह रखता है। मतलब क्या है, आज जो जनसंचार है, जो मीडिया है, वो क्या करता है, उसकी वजह से ही आज जो गांव है वो भी क्या है, प्रोग्रेस कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कहते हैं कि एक प्रहरी की तरह, एक द्वारपाल की तरह, जिसकी क्या है, जो हमेशा ही अलर्ट रहता है, सजग रहता है,
उसकी तरह ही आज जनसंचार जो है वो काम कर रहा है। तो ये तो थे बच्चे हमारे जनसंचार का अर्थ और जनसंचार की विशेषताएं, कि इसकी विशेषताएं कैसी होनी चाहिए। अब आगे जो हम करेंगे वो है जनसंचार प्रक्रिया के संघटक तत्व। ठीक है, अब हम इसके बारे में बताते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं संचारक की। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको, संचारक का सबसे जो महत्वपूर्ण काम होता है, संचारक मतलब संदेश भेजने वाला। तो इसकी मुख्य भूमिका होती है सूचना की जो प्रस्तुति होती है और उसकी प्रभावशीलता संचारक या प्रेषक की जो प्रकृति होती है उस पर निर्भर करती है। संचारक की प्रतिभा और साख जो होती है जनसंचार को प्रभावशाली में वृद्धि कर देती है। जनसंचार में प्रभावशीलता संवाद को अच्छे तरह से तैयार करने, प्रेषित करने, अच्छे लेखन, वाक प्रस्तुति मतलब बोलने का जो उसका ढंग है वो शामिल आती है। जनसंचार माध्यमों को की जो जटिलता होती है मतलब जो मुश्किल होती है, उसके कारण संचालक जो है वो अकेले काम न करके सामूहिक प्रयास के द्वारा संचार माध्यम से संदेश संचारित करते हैं। मतलब क्या है, संचार में हमने ये बताया था कि उसमें संदेश भेजा जाता है, लेकिन अब जनसंचार में क्या होता है कि देखो बच्चों, जो हमारा मैसेज होता है, हम वो मैसेज कैसे लिख रहे हैं, हमारे जो बोलने का ढंग है वो कैसा है, क्या जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं प्रस्तुति दे रही हूँ वो दूसरों को अच्छी लगेगी, कि उसको और प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो वहां तो क्या है, संचार में सिर्फ संचारक ही होता है, लेकिन यहाँ पर संचारक जो है वो क्या करता है, अपनी वाक प्रस्तुति मतलब जो बोलने की जो कला है, ये काम वो अकेले ना करके एक समूह के अंदर करता है। जैसे कि जनसंचार का मतलब यही है, जनता में यानी कि समूह में अपने विचारों को साझा करना। तो यहाँ पर संचारक जो है वो अकेला काम नहीं करता, ये क्या करता है, समूह में काम करता है, सामूहिक रूप में उसके प्रयास के द्वारा जनसंचार जो होता है इसके माध्यम से संदेश संचारित करते हैं, मतलब संदेश को भेजते हैं। उदाहरण के लिए समाचार पत्र में सूचना के संचार में संपादक, सह संपादक, अब देखो जैसे अभी बता रहे हैं कि समाचार पत्र अब एक न्यूज़पेपर होता है, ठीक है, वो अकेले एक के बस की बात तो नहीं है ना, हम कहे कि नहीं उसको समाचार पत्र को एक ही व्यक्ति छापता है, नहीं, उसमें क्या होते हैं, एक तो होते हैं संपादक, फिर होता है सह संपादक, फिर रिपोर्टर, फोटोग्राफर, प्रिंटर इत्यादि अनेक लोगों का योगदान होता है। मतलब समाचार पत्र को छापने में भी एक समूह काम करता है। इस प्रकार जनसंचार में एक समय में एक से अधिक संचारक जो होते हैं वो कार्य करते हैं। संचार में सिर्फ एक व्यक्ति संचारक होता है, लेकिन जनसंचार में क्या होता है, एक संचारक अकेला काम न करके उसको एक समूह में करता है, एक ग्रुप में करता है, तभी वो क्या है, प्रभावशाली बना पाता है। फिर है संदेश। ठीक है, संदेश, जनसंचार में संदेश एक मिश्रित जन समूह के लिए होता है, मतलब मिला जुला समूह के लिए होता है। इसीलिए जो इसकी विषय वस्तु होती है उसका चयन यानी कि उसका चुनाव, विवेचन सामान्य प्रापक को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। संदेश के अंतर्गत संदेश की जो भाषा होती है, उसका जो अर्थ होता है, उसका जो स्वरूप होता है, उसको जो है ध्यान में रखा जाता है। संदेश का प्रभाव जो होता है वो दो रूपों में देखने को मिलता है। मान लो एक मैसेज भेजा, ठीक है, तो वो दो रूप में आपके पास आएगा, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक। तो इसका सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव से क्या अभिप्राय होता है कि उसने प्रापक को आकर्षित किया है, और नकारात्मक क्या होता है कि इसने प्रापक को प्रभाव यानी कि आकर्षित नहीं किया। देखो बच्चों, एक होता है कि हमें अच्छा लगता है और एक हम कहते हैं नहीं बोरिंग सा है, क्या इसको देखना क्या सुनना, तो हम क्या करते हैं वो नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है,
तो संदेश भेजते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए, जो हमारा मैसेज होता है वो क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। फिर है प्रापक। प्रापक कौन होता है? प्राप्त करता। तो जनसंचार में प्रापक कई प्रकार के हो सकते हैं। संचार में हमने बताया था कि सिर्फ एक ही प्रापक होता है, एक ही संदेश भेजने वाला होता है। लेकिन अब जहां बात जनसंचार की चल रही है तो इसमें क्या है, प्रापक कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पाठक, दृष्टा आदि। ये सभी जो प्रापक होती हैं वो समरूप न होकर, यानी कि एक जैसे न होकर, सामाजिक वर्ग, संस्कृति, भाषा और रुचियों की दृष्टि से भी भिन्न भिन्न होते हैं। अब हम कहें कि सारे एक जैसे होते, सभी एक जैसे तो नहीं होते। सबकी रुचियां अलग हो सकती हैं, सबके दृष्टिकोण अलग हो सकता है। फिर है संचार माध्यम, कि संचार के कौन कौन से माध्यम हैं। संचार प्रक्रिया में संचार माध्यम का तात्पर्य ऐसी तकनीक से है, ऐसी उपकरण से है जिसके द्वारा समान संदेश लगभग एक ही समय में बहुत से व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है। मतलब संचार का माध्यम ऐसा होना चाहिए जो क्या है, उसकी ऐसे उपकरण से होना चाहिए जो एक ही समय में बहुत से लोगों के पास उस संदेश को भिजवा सके। जनसंचार माध्यम हमारे चारों ओर स्थित है। आज का युग जो है वो उपग्रह तकनीक का युग है। इस युग में मनुष्य जो है वो सूचनाएं, तथ्यों, आंकड़ों और इस विचारों के बिना प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए संदर्भ में जनसंचार माध्यम जो है वो उपभोक्ता के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज का जो युग है वो किसका है? नेट का युग है। आज क्या है? चलचित्र, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इंटरनेट, ये सब जनसंचार के ही माध्यम हैं। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें समाचार पत्र की, न्यूज़पेपर की, तो केवल ये शिक्षित वर्ग से ही जुड़ा होता है। समाचार पत्र कौन पढ़ पाता है? जो शिक्षित वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है। सभी पढ़े लिखे व्यक्ति तो समाचार जो है उसका हमेशा समर्थन नहीं करेंगे, ठीक है। उनकी रुचि टीवी में भी हो सकती है, रेडियो में भी हो सकती है, अन्य किसी जनसंचार माध्यम में भी हो सकती है। अगर हम कहें कि हाँ नहीं, मुझे तो सिर्फ टीवी देखना ही अच्छा लगता है, तो नहीं, हो सकता है मेरी रुचि जो है टीवी से हटके अलग रेडियो में हो, ठीक है, या समाचार पत्र में हो, या मैगजीन पढ़ने में हो। तो रुचि जो है वो सबकी अलग अलग हो जाती है। फिर है फीडबैक। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि फीडबैक का मेन रोल रहता है। इसके बिना क्या है, हमें पता नहीं लगता कि हमारा जो काम कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो फीडबैक का होना बहुत ही जरूरी है। यदि देखो बेटे, जनसंचार में प्रतिपुष्टि की अपनी एक भूमिका होती है, मेन रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें फीडबैक धीमा या कमजोर या देरी से मिलने वाला भी होता है। कई बार क्या है, देरी से मिलता है फीडबैक। तो जैसे एक संपादक होता है, वो अपने समाचार पत्र के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया तुरंत तो नहीं जान पाएगा। समाचार पत्र दिया तो वो तुरंत नहीं जान पाएगा संपादक की उसका समाचार पत्र जो वो कैसा काम कर रहा है। अगर हम बात टीवी और रेडियो पर, वो भी ये नहीं जान पाता कि दर्शक जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो बीच में ही छोड़ दिए जाए, ठीक है। तो इसमें क्या है, फीडबैक भी है, इसमें धीमा भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। फिर है शोर या विघ्न। जैसे कि हमने बताया था कि रुकावटें जनसंचार में, जब हम जनसंचार यानी कि समूह में संचार करते हैं तब क्या होता है, शोर या विघ्न की जो संभावना होती है वो सर्वाधिक रहती है, मतलब सबसे अधिक रहती है, जो आरंभ में ही नहीं बल्कि जनसंचार प्रक्रिया के किसी भी बिंदु पर प्रविष्ट हो सकती है। ये शुरुआत में ही नहीं, ये बीच में भी हो सकती है, ठीक है। मान लो हम फोन पे बात कर रही हैं, बात करते करते क्या है, मौसम की गड़बड़ी के कारण जो है नेट प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, हमारा जो बात है वो अधूरी रह जाती है। तो ये क्या है, फिल्मों के घिसे पिटे प्रिंट जो होती हैं, बाहरी शोर, इनके कारण संदेश जो होता है वो प्रदूषित हो जाता है और इसका जो संचार है वो विफल हो जाता है, मतलब जो है वो सफल नहीं हो पाता। तो ये बच्चों, आज हमने जनसंचार प्रक्रिया के संघटक कर लिए हैं जो बिल्कुल मिलते जुलते संचार जैसे ही हैं, लेकिन बात यहाँ जब जनसंचार की आती है तो मतलब समूह के अंदर की बात कर रही हैं, ठीक है। तो अब हम कल जो है वो करेंगे जनसंचार के माध्यम, कि जनसंचार के माध्यम क्या क्या होने चाहिए और क्या क्या हो सकते हैं।
धन्यवाद।